अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन पे मौसम फकर में खुशामदीद। नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट इस्टेब्लिशमेंट, और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात कह रहा है एक अहम हुकूमती वजीर जिसने सरेआम अपनी बेबसी का एतराफ़ कर लिया है। और वो ये कहते हैं कि जनाब हम कैसी हुकूमत है, हम कैसी बेइख्तियार हुकूमत है कि हम इमरान खान की करप्शन हमारे सामने है, उसके सबूत हमारे पास हैं, लेकिन हम उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। नवाज शरीफ हमारा कायद है, हुकूमत में बैठे हुए हम नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, हम नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो वापस आ नहीं सकते, क्योंकि उनके रास्ते में भी वही कुव्वतें मुज़ाहम हैं, वही कुव्वतें रुकावट हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम नहीं होने देती। यानी ये एक अजीब मखमसा है जिसका इजहार खुद हुकूमती वजीर कह रहे हैं और साथ इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हम अब बेख्तियार हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जनाब उथे तुसी की कर रहे हो? अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आप किसी जोगे नहीं हैं, आप अपने लीडर जिसके नाम पर आप वोट लेके आए हैं, जिसके नाम पर आप अपने वोट लेने हैं, जिसके नाम के ऊपर आपने ये सारे शबशबा बनाया हुआ है, उसके लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो इसका मतलब ये है कि ये एक नहायत कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है। और अगर ये कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है तो फिर इस बारे में भी सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस कंप्रोमाइज़ के बारे में ये जवाज़ पैदा किया जाए या ये जवाज़ इख्तियार किया जाए कि जनाब हम जो है सियासत नहीं रियासत बचाने इक़्तिदार में आए हैं, तो आप तो इससे इस वक्त रियासत भी नहीं बच पा रही, क्योंकि जिसके लिए आपने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, जिसके लिए आपने अपनी जो है सियासी साख की कुर्बानी दी है, वो आपकी इस कुर्बानी का एतराफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर सूरत हाल यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब दाल में बहुत कुछ काला है। और ये जो दाल काली है ये किस हद तक काली हो चुकी है, और क्या मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक हो गया है कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये उनको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर ये वाक़तन ट्रैप करने की कोशिश थी तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास यानी मुस्लिम लीग नून के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो भूचाल आया है कल से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद वो अब इमरान खान साहब के बगैर अब मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान साहब ने अपने पसंदीदा चैनल ARY के अरशद शरीफ साहब को एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू के अंदर जो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की कोशिश थी वो ये थी कि मैं इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से जो जस्टिफिकेशंस हैं वो अपने वोटर और सपोर्टर्स को दे सकूं और उनको इस बात के बारे में आगाह कर सकूं कि जनाब ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इन इल्ज़ामात के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब बरमला इस बात का इजहार करते कि वो फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में सू करने जा रहे हैं, वो साइमन क्लार्क को सू करेंगे, $अरब का सू करेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स का दिवालिया निकलवा के रख देंगे क्योंकि उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब हमें फ़ंड्स मिले, तस्दीक की उन्होंने एक मरतबा फिर कि जनाब मैंने पैसे वसूल किए, तस्दीक की उन्होंने बरमला के जनाब मैंने वो जो वुटन क्रिकेट क्लब था उसके जो फंक्शन था उसके अंदर शिरकत की, तस्दीक की इस बात की कि उत्थे में जाके गेंदा भी की थी, मैंने वहाँ पर जाकर बॉलिंग भी की है, तस्दीक की इस बात की कि फ़ंड्स लिए, तस्दीक की इस बात की कि तमाम फ़ंड्स बैंकिंग चैनल से आए, और इस बात का भी उन्होंने एतराफ़ किया कि ये तमाम जो फ़ंड्स उन्होंने वसूल किए ये लिजिटिमेट फ़ंड्स हैं। और उनका ये कहना था कि तमाम दुनिया भर में जो पार्टीज़ हैं वो इसी तरीके से अपने लिए फ़ंड रेजिंग करती हैं। यकीनी तौर पर उनकी ये बात के अंदर किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए फ़ंड रेजिंग करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के ऊपर फ़ंड रेजिंग करती हैं। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के में इस बात का इंकशाफ किया गया, वो जो दावतनामा था जो आरिफ नकवी ने जारी किया उसका भी जिक्र किया गया, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह कहा गया कि ये जो आप 2,500 पाउंड का टिकट खरीद के उस स्टेडियम में आ रहे हैं जो ऑक्सफोर्डशायर की एक काउंटी के अंदर मैच हो रहा है, वहाँ पर ये सारे के सारे काम चैरिटी के लिए हैं, चैरिटी के लिए, खैरात के लिए हैं।
और इमरान खान का नाम जब आता है खैरात के लिए तो उसका जिक्र आके जुड़ जाता है शौकत खानम के साथ, शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ, कैंसर हॉस्पिटल के साथ, जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनाब ये सारा जो हॉस्पिटल है ये पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए है। और इससे पहले जब इमरान खान साहब सियासत में नहीं आए थे या जब तक इक़्तिदार में नहीं आए थे, वो दुनिया भर में फंड रेजिंग करते रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए। इस वाले वाक़े में जिसके ज़रिए इमरान खान साहब के अकाउंट में $2.12 मिलियन आए, इसके लिए इमरान खान साहब अगर ये कहें कि जनाब ये जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिए बरतानिया के अंदर मैच ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इमरान खान साहब के बाद में 100% सदाकत होगी। इसके अंदर किसी को कोई एतराज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यकीनी तौर पर वो जो दावतनामा उसके लिए जारी किया जाएगा उसके अंदर लिखा जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों के लिए ये एक चैरिटी मैच हो रहा है। इस चैरिटी मैच में इमरान खान साहब भी शिरकत करेंगे और ये जो फंड रेजिंग यहाँ पे इकट्ठी होगी वो पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, वहां पर क्लैरिटी के साथ ये बात बताएगी कि जनाब ये चैरिटी के लिए है, चैरिटी फंक्शन है, चैरिटी फंक्शन के लिए ये फंड रेजिंग की जा रही है, लेकिन उसके बाद ये पैसे इकट्ठे किए गए और यहाँ पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। 2013-2014 के अंदर धरने देने के लिए इस्तेमाल किए गए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान मनसूख कराने के लिए इस्तेमाल किए गए, 126 दिन तक कार्य सरकार को मफलूज रखने के लिए इस्तेमाल किए गए, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये चैरिटी नहीं है, और अगर ये चैरिटी नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को यहाँ पे भी और बरतानिया में भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जनाब ये जो पैसे थे ये अगर चैरिटी मकासद के लिए थे तो फिर आपने सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किए। और यही वो मसला है जो इमरान खान साहब को फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर हत्ता के इज्जत का दावा करने से रोक रहा है, क्योंकि जैसे ही वो ये दावा करेंगे तो वो मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तहकीकात मौजूद हैं और इस बात के भी वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब हमने 3.5 साल तक इस स्टोरी पर काम किया। इस स्टोरी के हवाले से हमने तमाम तर एविडेंसेस इकट्ठे किए। एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद हमने अपनी लीगल टीम को भेजे। लीगल टीम ने हमें इस बात का बारे में अश्योरेंस दी कि जनाब अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का हत्या इज़्ज़त का दावा होता है तो हम अदालत में इसको डिफेंड कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी छापी। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब के जो अरशद शरीफ साहब के साथ इंटरव्यू था, उसका जो दूसरा नुक्ता था वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का टेलीफोन था अमरीकी नायब वजीर खारजा शर्मन एंडी को, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से इस बात की इस्तदा की गई, इस बात की रिक्वेस्ट की गई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ कि जनाब IMF के ऊपर आप ज़रा अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने 7वां और 8वां जायज़ा है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके अगेंस्ट जो पैसे जो किस्त उन्होंने जारी करनी है वो किस्त जारी कर दें ताकि पाकिस्तान फाइनेंशियल मुश्किलात से निकले। क्योंकि जैसे ही ये किस्त जारी होगी हम दोस्त ममालिक के साथ कुछ और अपनी एंगेजमेंट्स करके अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को भी बढ़ा सकेंगे और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात के ऊपर भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके ऊपर तनकीद की और उनका ये कहना था कि जनाब इससे ये ज़ाहिर होता है कि ना तो गैर मुल्की हुकूमतें और ना ही IMF हुकूमत पर एतमाद करते हैं, इसीलिए आर्मी चीफ़ ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की। अगर आर्मी चीफ़ अमेरिका से रब्ता करके मदद मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क कमज़ोर हो रहा है और अमेरिका की मदद किसी भी बाहमी मुतालबात के बगैर नहीं आएगी और अमेरिका हमसे हमारी मदद करने के एवज़ हमसे कुछ ऐसा मुतालबा करेगा जो हमारी कौमी सलामती से मुतसादम होगा और हमें अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, जो बात मेरी समझ में आई है कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका अमेरिका से रब्ता करना पाकिस्तान के हवाले से इस बात का मुतालबा करना कि जनाब हमारे लिए कुछ मदद करें तो उसके अगेंस्ट
अमेरिका कोई मुतालबा करेगा जनरल बाजवा साहब से, और जनरल बाजवा साहब को उस मुतालबे को तस्लीम करना पड़ेगा जो हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हो सकता है। यानी इस बात का मतलब अगर ज़्यादा आसान अल्फाज में लूँ तो उन्होंने बिलवास्ता तौर पर जनरल बाजवा पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि जनरल बाजवा साहब नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अमरीकी मुतालबे के सामने। पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल कंडीशंस की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके नतीजे में वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन पर आ जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात की है इमरान खान साहब ने, और इल्ज़ाम जिस तरह उन्होंने लगाया है जनरल बाजवा साहब पर, यह भी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म एक सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से अगर इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई वो जिसे हम कह सकते हैं, नरम अल्फाज नहीं आ रहे मेरे जहन में, मतलब ये है कि उसके ऊपर समझौता कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान साहब को वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के इस क्वार्टर की तरफ से नहीं आ रही बल्कि किसी और क्वार्टर की तरफ से आ रही है। और अगर जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जनाब अगस्त के अंदर ये सारा सिस्टम रैपअप हो जाएगा जिसका इजहार किया था शेख रशीद अहमद साहब ने, तो वो रावलपिंडी की तरफ से नहीं है। और शायद फिर इसका इजहार जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था कि अटक पार से कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो अगर ये अटक पार की तरफ इशारा है तब भी बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदारी की बात है। और ख़ास तौर पर इन हालात में जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फाइनेंशियली ब्लीड हो रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को पैदा कर रहा है। और यही वो सूरत हाल है जिसका पर बेबसी का इजहार हुकूमती वज़ीर ने किया। मेरा इशारा है जावेद लतीफ़ साहब की तरफ। जावेद लतीफ़ साहब ने कल इमरान शफकत साहब का जो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोग्राम है बैठक, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। और उस बैठक के अंदर शिरकत करते हुए कुछ बातें यकीनी तौर पर उन्होंने उनके साथ ऑफ दी रिकॉर्ड गैर रस्मी गुफ्तगू की है। मेरी इमरान साहब से इस हवाले से चूँकि बात नहीं हुई कि उन्होंने उनके साथ क्या क्या बातें की हैं, मैंने तो सिर्फ बैठक का जो कंटेंट देखा, जो चीज़ें देखी, उसी से मुझे इस बात की तरफ अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत में आने के बाद भी मुस्लिम लीग नून बेबसी का शिकार है। क्योंकि अगर वो बेबसी का शिकार ना होती तो जावेद लतीफ़ साहब को ये बात कहना न पड़ती कि हम और हमारी हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम इमरान खान की करप्शन पर हाथ नहीं डाल सकते और बेगुनाह नवाज शरीफ को नहीं ला सकते, और उनको लाने में रुकावटें हैं। ये वही रुकावटें हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देती, उसकी करप्शन को बेनकाब नहीं होने देती, उस पर हाथ नहीं डालने देती, और ये वही रुकावटें हैं जो नवाज शरीफ साहब के सामने खड़ी हैं, उनको वापस नहीं आने देती। लेकिन अगर ये सिलसिला कुछ और इसी तरीके से जारी रहा तो नवाज शरीफ रुकने वाला नहीं है। नवाज शरीफ वापस आ जाएगा और हर एक रुकावटों को अबूर करके आ जाएगा। नवाज शरीफ ने यह कड़वी गोली इसलिए खाई क्योंकि इन्हें इस बार ये बात कही गई कि जनाब ये मौका सियासत बचाने का नहीं है, ये रियासत बचाने का है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने रियासत बचाने के लिए कुर्बानी दी, लेकिन हमारी इस कुर्बानी को अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा बल्कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। और अगर ऐसा ना होता तो फिर ये 17 जुलाई वाला फैसला ना आता। अब बात तो उनकी काफ़ी हद तक जेन्युइन है, क्योंकि अगर ऐसा है, हुकूमत ने रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी, नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी, मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी। किसके लिए कुर्बानी दी? कि मईशत हमारी ठीक हो जाए जो इस वक्त कोलैप्स कर रही है। वी आर एट दी वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हम इस वक्त दिवालिया होने के बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं, नुक्कर पे खड़े हैं। ज़रा सा पाँव फिसला हम उस खाई में गिर जाएंगे जहाँ पर इस वक्त श्रीलंका है, और फिर हमारी सर्वाइवल के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा महदूद हो जाएंगे। तो किसके लिए? रियासत के लिए। और उसके लिए ही IMF के जो सख्त तरीन, बल्कि जिसे कह सकते हैं अवाम दुश्मन मुतालबात को हुकूमत ने तस्लीम किया, इसलिए कि जनाब ये IMF के पैसे आ जाएंगे, फिर कुछ दोस्तों ममालिक पैसे आ जाएंगे, कुछ हमारे वो शेयर्स ख़रीद लेंगे, जिसके नतीजे में हम इकानमी को रिवाइव कर सकेंगे। लेकिन सवाल है, IMF के साथ डील हो गई है? IMF ने मुआहदा साइन कर दिया है? IMF ने कर्ज की किस्त दे दी है? नहीं। तो कौन रुकावट है उसके अंदर?
कोई ना कोई तो रुकावट है ना। इमरान खान साहब तो जलसे के अंदर वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर चुके हैं, पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं, एनएनएल डील ना करना, ये तो ये जो आप जो पैसे देंगे ये खा जाएंगे, ये डकार जाएंगे, हजम कर जाएंगे। वाज़े तौर पर यह बात की कही जा चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में IMF कैसे देगा पैसे? नहीं देगा। और इस बात का खासी हद तक जो है इजहार हो रहा है। यही वजह है ना कि जनरल साहब ने रब्ता किया अमेरिका से कि जनाब IMF से कहें अपना सुरसूख IMF पर इस्तेमाल करेंगे, हमें पैसे दे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो इस डील के अंदर रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? इमरान खान को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी जाएगी कि जहाँ तो ये 100 खून माफ़ हैं, तू रियासत की ऐसी तैसी फेर तुझे कोई नहीं कुछ कहेगा, तू मीशत की ऐसी तैसी फेर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू इदारों की ऐसी तैसी फेर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई कुछ कहेगा तो आसिफ अली जरदारी को कहेगा, अगर कुछ कहेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो बेनज़ीर भुट्टो को कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो वली खान को कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो असफंदियार वली को कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो महमूद अचकज़ई को कहेगा, हासिल बुज़िंजो को कहेगा, यही जो हैं अख्तर मेंगल साहब उनको कहेंगे। भाई इस तरीके से ये सिस्टम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इसके लिए बेहतर ये है कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि असल रुकावटें कहाँ पर हैं, और इस बात का इजहार और इस बात का इदराक अब नवाज शरीफ साहब को हो रहा है। और वो इस बात का अपने जो करीबी लीडरान हैं उनके साथ गुफ्तगू में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमें ट्रैप किया गया, ये जो दाल है ये काली है। ये दाल, पहले तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि नहीं यार वाक़तन किसी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हम ये जो थोड़े से मुश्किल फ़ैसले हैं ये कर लेते हैं, सिस्टम आगे बढ़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रियासत बच जाएगी, कोई बात नहीं, हमें एक टर्म और अपोजिशन में मैक्सिमम बैठना पड़ जाएगा ना, हम बैठ जाएंगे। लेकिन हम कम से कम इस बात का अंदर अपने तो इत्मीनान होगा कि यार हमने रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, हमें दिखाया कुछ गया था और हो कुछ रहा है। ये जो दाल है ये काली, इसमें ये दाल में कुछ काला काला नज़र आ रहा है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करना था। अब अगर इस बात की हकीकत का उन तक एहसास हो गया कि जनाब ये दाल काली है और ट्रैप किया जा रहा है, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर इस वक्त वो हुकूमत से पीछे हटते हैं, बड़ा डेयरिंग फैसला होगा, वो शहबाज शरीफ साहब से कहें जनाब इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, और इत्तेहादियों को कहें, पीपल्स पार्टी से कहें, मौलाना साहब से कहें जनाब तुसी चला लो हुकूमत, हम साइड पे बैठते हैं, आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जो लीड है ये अब आप करें, हम साइड पे बैठते हैं। बड़ा आसान सा फैसला है, लेकिन जिन्होंने ये पूरी की पूरी मनसूबाबंदी की है उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के तो की है ना। अगर तो वो पहले ही नवाज शरीफ साहब जिस वक्त इस बात का उन्होंने खुद इज़हार किया कि मैं तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं था, मैं इक़्तिदार में आता, अगर उनको किसी ने खींच कर इक़्तिदार में लाया है तो वो यकीनी तौर पर इस बात के लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग की है कि इन्होंने उतरन नहीं देना। अगर उतरने देना है तो फिर इस तरह की सूरत हाल बनानी है कि इनके पास जो कोई फेस सेविंग ना रहे, कोई ऑनरेबल एग्जिट ना रहे। और यही वो सूरत हाल है जिसके लिए अब इस बात की तरफ जो दबाव है नवाज शरीफ साहब पर वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता जा रहा है कि जनाब अब तो आप सच बोलें, अब तो चीज़ें सामने रखें, अब तो हक़ाइक़ सामने रखें, बताएं कि वो कौन से मामला थे जिनकी वजह से आपको हटाया गया। जब आप निकले थे तो आपने ये कहा था कि मैं बताऊंगा कि वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने ये सारी साजिश रखी जी। तो ये वो टाइम है जब आप पिंडी इस्लामाबाद से निकले थे और GT रोड के ज़रिए लाहौर आए थे, उस वक्त तो यही कहना बनता था ना, लेकिन उससे लेकर अब तक नहीं बोला गया। जवेद लतीफ़ साहब ने अलबत्ता इस बात का ज़रूर इंकशाफ किया है बैठक में कि नवाज शरीफ बोलेगा, ज़रूर बोलेगा, और इस मरतबा वो सारा सच बताएगा, वो तमाम मुहर्रकात बताएगा जो मौजूदा सूरत हाल पर बेस करते हैं, वो तमाम वजूहात बताएंगा जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा, जिससे आइन तबाह हुआ, और जिस दिन नवाज शरीफ ने पूरा सच बोल दिया किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो पूरा सच बोलने की बात की है तो ये पूरा सच अगर सामने आ जाए तो यकीनी तौर पर
बहुत सारे जो मकमसे हैं, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकती है। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है, वो शायद ऐसी बात ना करें, लेकिन सूनर और लेटर ये बात सामने आएगी कि जनाब ये जो सच है वो क्या था, नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से ट्रैप किया गया, ये किस तरीके से इक़्तिदार उनके गले में डाला गया, किस तरीके से लाडले के लिए राह हमवार की जा रही है, किस तरीके से उसको चमकाया जा रहा है। और लाडला देखें यार, लाडला टीवी इंटरव्यू पर बैठकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर उंगली उठा रहा है, उनको ये कह रहा है कि जनाब ये अमेरिका ने जवाबी मुतालबा करेंगे और ये इनको मानेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कहाँ तक जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लाडला मजाल है कि कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, और अगर करेगा तो फिर पता चलेगा कि जनाब गेम किस तरफ जा रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।